Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspaper, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is Saros Crane. हम जानेंगे सारस क्रेन के बारे में. A man from UP was booked under the Wildlife Protection Act 1972 for illegally keeping and nursing an injured Saros crane, Cruz Antigone, he found in his village. जो एक मैन है यूपी का, उसको बुक किया गया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत, क्योंकि उसने इलीगली रखा था और नर्सिंग कर रहा था एक इंज्योर्ड सारस क्रेन को, ग्रस एंटीगोन, जो कि पाया गया था विलेज में. वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 इट प्रोवाइड फॉर द प्रोटेक्शन बाय प्रोहिबिटिंग देयर हंटिंग एंड बाय प्रोटेक्टिंग देयर हैबिटेट ऑफ वाइल्ड एनिमल, बर्ड्स एंड प्लांट टू इंश्योर द इकोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री. ये प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन, प्रोहिबिट करके उनके हंटिंग को, और प्रोटेक्ट करता है उनके हैबिटेट को, वाइल्ड एनिमल, बर्ड्स और प्लांट का, ताकि इंश्योर किया जा सके इकोलॉजिकल और एनवायरमेंटल सिक्योरिटी को कंट्री का. द एक्ट प्रोवाइड कैप्चरिंग और हंटिंग एनी स्पीसीज ऑफ एनिमल लिस्टेड अंडर शेड्यूल 1 to 4, सारस क्रेन लिस्टेड इन शेड्यूल 4, बेयरिंग अ फ्यू एक्सेप्शंस सच एज हंटिंग अ डिजीज और डेंजरस एनिमल और बर्ड. ये जो एक्ट है प्रोहिबिट करता है कि आप कैप्चर या हंट नहीं कर सकते कोई भी स्पीसीज को एनिमल का, जिसको लिस्ट किया गया है शेड्यूल 1 से 4 के अंतर्गत में. सारस क्रेन को लिस्ट किया गया शेड्यूल 4 पे, और इसमें कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि हंट किया जा सकता है अगर डिजीज व डेंजरस एनिमल या बर्ड होगा तो. एनी पर्सन हु कॉन्ट्रावेंस एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल बी पनिश विद अप टू 3 year इम्प्रिजनमेंट और फाइन और बोट. और कोई भी पर्सन जो कि कॉन्ट्रावेन करता है किसी भी प्रोविजन को इस एक्ट का, उसको पनिश किया जा सकता है, 3 साल का इम्प्रिजनमेंट या फाइन या दोनों लगाया जा सकता है उसके ऊपर. 2022 अमेंडमेंट टू द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नॉट येट इन फोर्स. जो 2022 का अमेंडमेंट है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का, जिसको कभी भी इन्फोर्स नहीं किया गया है, तो इट सीक टू रिड्यूस द नंबर ऑफ शेड्यूल फ्रॉम 6 to 4. शेड्यूल 5 फॉर वर्मिन और एनिमल्स दैट डिस्ट्रॉय फूड क्रॉप विल बी डन अवे विद. इसमें कहा गया था कि रिड्यूस किया जाए जो नंबर है शेड्यूल का 6 से 4 किया जाए. शेड्यूल 5 जो है वर्मिन या एनिमल्स के लिए जो डिस्ट्रॉय करते हैं फूड क्रॉप्स को, इसको हटाने के लिए कहा गया है. It seeks to implement the provision of CITE, an international agreement between government ensuring international trade of wild animal and plant species does not threaten their survival. और कहा गया कि इम्प्लीमेंट किया जाए जो प्रोविजन है साइट का, जो कि एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है गवर्नमेंट के बीच में. ये इंश्योर करता है इंटरनेशनल ट्रेड को वाइल्ड एनिमल और प्लांट स्पीसीज का, अगर वो थ्रेटन नहीं करते उनके सर्वाइवल को तो. If the offence relate to animal under the first 2 schedule, imprisonment can be between 3 to 7 years with or without a fine. और अगर ऑफेंस होता है एनिमल का, अगर वो फर्स्ट 2 शेड्यूल के अंतर्गत है, तो इम्प्रिजनमेंट जो है वो आपका 3 से 7 years तक हो सकता है और फाइन भी हो सकता है. सारस क्रेन इट इज ए लार्ज नॉन माइग्रेटरी क्रेन फाउंड इन पार्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, साउथ ईस्ट एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया. जबकि सारस क्रेन है ये एक लार्ज नॉन माइग्रेटरी क्रेन है जो कि पाया जाता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट, साउथ ईस्ट एशिया और ऑस्ट्रेलिया में. Standing at 152 to 156 centimeter, it is the world's tallest flying bird, classified as vulnerable on the IUCN Red List and its site Appendix 2. इसको स्टैंडिंग में 152 से 166 सेंटीमीटर है. ये वर्ल्ड का टॉलेस्ट फ्लाइंग बर्ड है, जिसको क्लासिफाई किया गया वल्नरेबल कैटेगरी में आईयूसीएन के रेड लिस्ट में. तो किस कैटेगरी में आता है ये इंपॉर्टेंट है, और साइट के अपेंडिक्स 2 पे है. इन इंडिया इट इज यूजुअली फाउंड इन वेटलैंड एंड इन द स्टेट बर्ड ऑफ यूपी. और भारत में ये ज्यादातर पाया जाता है वेटलैंड पे, और ये स्टेट बर्ड है यूपी का. ये आप देख सकते हैं सारस क्रेन को. नेक्स्ट टॉपिक हमारा नेशनल डाटाबेस ऑन सेक्सुअल ऑफेंडर. तो हम जानेंगे जो बात कही गई है नेशनल डाटाबेस की सेक्सुअल ऑफेंडर को लेके. नेशनल डाटाबेस ऑन सेक्सुअल ऑफेंडर एनडीएसओ और वेरियस अदर एजेंसी जो है वो मदद कर रहा है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी का उनके इन्वेस्टिगेशन में और सॉल्व करने में क्राइम को. नेशनल डाटाबेस ऑफ सेक्सुअल ऑफेंडर एस्टैब्लिश इन 2018, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, डाटाबेस मेंटेन बाय एनसीआरबी. और जो आपका नेशनल डाटाबेस ऑफ सेक्सुअल ऑफेंडर है एनडीएसओ, इसको स्टैब्लिश किया गया था 2018 में. किसके द्वारा? तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा. और डाटाबेस को मेंटेन किया जाता है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा. इट इज अ सर्चेबल रजिस्ट्री ऑफ ओवर 13 lakh सेक्सुअल ऑफेंडर इन इंडिया. इट कंटेन द नेम, एड्रेस, फोटोग्राफ एंड फिंगरप्रिंट डिटेल्स ऑफ ऑफेंडर इन्वॉल्व्ड इन सेक्सुअल ऑफेंसेस. ये एक सर्चेबल रजिस्ट्री है 13 lakh सेक्सुअल ऑफेंडर का भारत में. ये कंटेन करता है नेम, एड्रेस, फोटोग्राफ और फिंगरप्रिंट डिटेल्स को ऑफेंडर का जो कि इन्वॉल्व है सेक्सुअल ऑफेंस में. It help investigation officer track habitual sex offender and prevent further crime. और ये मदद करता है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का कि वो ट्रैक कर सके हैबिचुअल सेक्स ऑफेंडर को और प्रिवेंट कर सके फर्दर क्राइम करने से उनको. लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी हैव एक्सेस टू द इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम. और जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है वो एक्सेस कर पा सकते हैं इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को भी. क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम सीसीटीएनएस एस्टैब्लिश इन 2009. जबकि क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम है, इसको एस्टैब्लिश किया गया था 2009 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा.
मेक द पुलिस फंक्शनिंग सिटीजन फ्रेंडली एंड मोर ट्रांसपेरेंट बाय यूजिंग आईसीटी टेक्नोलॉजी। और ये जो है पुलिस फंक्शनिंग को सिटीजन फ्रेंडली बनाता है और ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनाता है उपयोग करके आईसीटी टेक्नोलॉजी का। ऑलमोस्ट ऑल पुलिस स्टेशन टोटल ऑफ 16,597 इन इंडिया आर रजिस्टरिंग 100% एफआईआर डायरेक्टली ऑन क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम। और ऑलमोस्ट जो सारे पुलिस स्टेशन है टोटल 16,597 भारत के, वो रजिस्टर है 100% एफआईआर को डायरेक्टली क्राइम एंड क्रिमिनल नेटवर्क सिस्टम पे करते हैं। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C स्टैब्लिश इन 2020। जो आपका इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर है I4C, जिसको स्टैब्लिश किया गया था 2020 पे, टू हैंडल साइबर क्राइम इन कोऑर्डिनेटेड एंड कम्प्रिहेंसिव मैनर रजिस्टर साइबर क्राइम। ये हैंडल करता है साइबर क्राइम को एक कोऑर्डिनेटेड और कम्प्रिहेंसिव मैनर पर रजिस्टर करता है साइबर क्राइम को। इट हैज करेंटली मोर देन 20 लाख साइबर क्राइम कंप्लेंट एंड ओवर 40,000 एफआईआर रजिस्टर्ड। इट हैज a हेल्पलाइन नंबर 1930 टू रिपोर्ट साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड। इसमें अभी करेंटली प्रेजेंटली मोर देन 20 लाख साइबर क्राइम कंप्लेन है, 40,000 एफआईआर रजिस्टर है। इसका हेल्पलाइन नंबर 1930 है रिपोर्ट करने के लिए साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड को। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी स्टैब्लिश इन 1986। जो आपका नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है जिसको स्टैब्लिश किया गया था 1986 में। और ये सारी संस्था जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आती है। फंक्शनिंग एज ए रिपोजिटरी ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑन क्राइम एंड क्रिमिनल सो एज टू असिस्ट द इन्वेस्टिगेटर इन लिंकिंग द क्राइम टू इट परपिट्रेटर। ये फंक्शन करता है एक रिपोजिटरी के तौर पर इन्फॉर्मेशन का क्राइम और क्रिमिनल्स के लिए, ताकि वो मदद कर सके इन्वेस्टिगेटर का लिंक करने में क्राइम को परपिट्रेटर के साथ। पब्लिशेस एन एनुअल रिपोर्ट क्राइम इन इंडिया, और ये पब्लिश करते हैं एनुअल रिपोर्ट को क्राइम इन इंडिया को। एक्सपर्ट अर्जिंग अ होल्ड टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्रेनिंग। एक्सपर्ट ने अर्ज किया है कि होल्ड किया जाए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्रेनिंग को। जैसे क्यों कहा गया है, क्या इसका बेनिफिट हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है, हम सब समझेंगे। मेंस पॉइंट ऑफ व्यू पे डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है, जिसमें आप कुछ पॉइंट इसको ऐड कर सकते हैं। जो की फिगर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड पे, जिसमें ट्विटर के इलन मस्क और एप्पल के को फाउंडर स्टीव मैनियस ने साइन किया एक ओपन लेटर और कहा है कि सस्पेंड किया जाए जो ट्रेनिंग किया जा रहा है पावरफुल एआई सिस्टम को। व्हाट आर द डेंजर ऑफ डेवलपिंग सुपर इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या खतरा है डेवलप करने को लेकर सुपर इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। रिस्क टू ह्यूमन सेफ्टी, सबसे बड़ा खतरा है ह्यूमन के सेफ्टी को लेके। एआई पावर ऑटोनोमस वेपन सिस्टम दैट कैन मेक डिसीजन विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन में लीड टू एक्सीडेंट, हार्म और डेथ टू सिविलियन एंड मिलिट्री पर्सन। जो आपका एआई पावर ऑटोनोमस वेपन सिस्टम होगा जो कि डिसीजन खुद से ले सकता है बिना ह्यूमन के इंटरवेंशन के, इसके कारण एक्सीडेंट, हार्म या डेथ हो सकता है सिविलियन या मिलिट्री पर्सनल का। जॉब डिस्प्लेसमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट, इसके कारण जॉब डिस्प्लेसमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट भी आ सकता है। एआई ऑटोमेशन इन इंडस्ट्री सच एज मार्केटिंग, मैन्युफैक्चरिंग, लॉ, अकाउंटिंग एंड हेल्थ केयर may lead to job losses. Vulnerable sector and minority are especially vulnerable to it. और जो एआई ऑटोमेशन इंडस्ट्री है जैसे कि मार्केटिंग हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, लॉ, अकाउंटिंग हो गया, हेल्थ केयर हो गया, इसमें जॉब लॉस हो सकता है। वल्नरेबल सेक्शन जो है और जो माइनॉरिटी है वो सबसे ज्यादा वल्नरेबल है इसको लेके। सोशल मैनिपुलेशन हो सकता है, जैसे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो गया आपका टिकटॉक जो कि रिलाई करता है एआई के ऊपर। ये सैचुरेट करता है यूजर फीड को कंटेंट जो कि रिलेटेड है प्रीवियस मीडिया से जिसको देखा गया है। ये इजियर कर देता है क्रिएट करने में एक इको चैम्बर और मैनिपुलेशन को। सोशल सर्विलेंस, गवर्नमेंट एंड पुलिस में यूज फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी टू ट्रैक अ पर्सन मूवमेंट एंड गैदर डाटा ऑन देयर एक्टिविटी, रिलेशनशिप एंड पॉलिटिकल व्यू। गवर्नमेंट और पुलिस जो है वो उपयोग कर सकते हैं फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का, ताकि वो ट्रैक कर सके पर्सन के मूवमेंट को, इकट्ठा कर सके डाटा को, उनके एक्टिविटी का, रिलेशनशिप का, पॉलिटिकल व्यू को लेके। बायसेस, AI may be developed by human who are inherently biased, leading to data and algorithm bias that can amplify each other. और AI को डेवलप किया जा रहा है ह्यूमन के द्वारा जो कि इनहेरेंटली बायस होते हैं। इसके कारण क्या है, जो डाटा और एल्गोरिथम है वो भी बायस हो सकता है। एक्जिस्टेंशियल रिस्क, और जो आपका एक्जिस्टेंशियल रिस्क क्या है, तो जो सिनेरियो है जैसे कि AI सरपास कर देगा ह्यूमन इंटेलिजेंस को, गेन कर लेगा ऑटोनॉमी को और ये प्रोटेक्ट करेगा खुद को, जिसके कारण कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है AI का ह्यूमन के साथ। However, AI is also needed for solving the biggest challenges we face. लेकिन AI की आवश्यकता है क्योंकि ये मदद कर सकता है सॉल्व करने में जो बिगेस्ट चैलेंजेस है जिसका हमें सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि क्लाइमेट चेंज। AI कैन हेल्प रिड्यूस एनर्जी कंजम्पशन, इंप्रूव रिन्यूएबल एनर्जी एंड मॉनिटर एंड प्रेडिक्ट क्लाइमेट पैटर्न। AI जो है वो मदद कर सकता है रिड्यूस करने में एनर्जी कंजम्पशन को, इंप्रूव कर सकता है रिन्यूएबल एनर्जी को और मॉनिटर और प्रेडिक्ट कर सकता है क्लाइमेट पैटर्न को। Google DeepMind AI had reduced energy consumption at their data center by 15%। और जो गूगल का डीप माइंड एआई है इसने रिड्यूस किया है एनर्जी कंजम्पशन को उनके डाटा सेंटर में 15% तक। डिजीज डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट, एआई जो है डिजीज के डिटेक्शन और ट्रीटमेंट में भी हेल्प कर सकता है। एआई कैन हेल्प आइडेंटिफाई डिजीज एंड डेवलप ट्रीटमेंट फास्टर, इंप्रूविंग पेशेंट आउटकम। एआई जो है वो मदद कर सकता है आइडेंटिफाई करने में डिजीज को, डेवलप करने में ट्रीटमेंट को फास्टर और इंप्रूव कर सकता है पेशेंट आउटकम को।
AI algorithm have been developed to detect breast cancer with greater accuracy than human radiologist. और जो AI एल्गोरिथम है वो मदद कर सकता है डिटेक्ट करने में ब्रेस्ट कैंसर को और ज्यादा एक्यूरेसी के साथ ह्यूमन रेडियोलॉजिस्ट के कंपैरिजन पे। हंगर एंड फूड सिक्योरिटी में भी ये हेल्प कर सकता है। AI जो है वो मदद कर सकता है ऑप्टिमाइज करने में फार्मिंग प्रैक्टिस को, इंप्रूव कर सकता है क्रॉप के yield को और रिड्यूस कर सकता है फूड वेस्टेज को। The use of AI in precision agriculture has been shown to increase crop yield by up to 30%. और जो उपयोग है AI का प्रिसीजन एग्रीकल्चर में, इसमें देखा गया है जो क्रॉप यील्ड है बढ़त को क्रॉप यील्ड में अप टू 30% तक। Poverty, AI can help improve access to education and job opportunity for underserved community. AI जो है वो मदद कर सकता है improve करने में access to education में, job opportunity में underserved community के लिए। AI powered chatbot are being used to provide education and job training to refugee in Lebanon. और जो आपका AI powered chatbot है इसका उपयोग किया जा रहा है प्रोवाइड करने के लिए एजुकेशन को, जॉब ट्रेनिंग को रेफ्यूजी को लेबनान में। नेचुरल डिजास्टर में भी ये हेल्प कर सकता है। AI can help predict and respond to natural disaster, reducing their impact on human life and infrastructure. AI जो है वो मदद कर सकता है प्रिडिक्ट करने में और रिस्पॉन्ड करने में नेचुरल डिजास्टर को। ये रिड्यूस करता है जो इम्पैक्ट पड़ रहा है इसका ह्यूमन लाइफ और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। IBM Watson is being used to analyze data to predict the path of hurricanes, helping communities to prepare and evacuate in advance. जैसे कि आपका IBM Watson जो है इसका उपयोग किया जा रहा है एनालाइज करने के लिए डाटा को, ताकि प्रिडिक्ट किया जा सके पाथ को ह्यूरिकेन का, जो कि मदद करता है कम्युनिटी को प्रिपेयर होने में और इवैक्यूएट करने में एडवांस में ही। व्हाट शुड बी डन, क्या करना चाहिए हमें? रिस्क एनालिसिस सबसे जरूरी है। ये ओपन लेटर आर्ग्यू दैट AI लैब शुड होल्ड द ट्रेनिंग ऑफ AI सिस्टम दैट आर मोर पावरफुल देन GPT-4 फॉर एटलीस्ट 6 months टू इंश्योर दैट दिस रिस्क आर अप्रोप्रिएटली एड्रेस। ये जो ओपन लेटर है ये आर्ग्यू कर रहा है कि जो AI लैब है इसको होल्ड करना चाहिए ट्रेनिंग को AI सिस्टम को लेके, जो कि और ज्यादा पावरफुल है GPT-4 से कम 6 month के लिए, ताकि इंश्योर किया जा सके कि जो रिस्क है उसको अप्रोप्रिएटली एड्रेस किया गया है। डेवलपमेंट ऑफ न्यू रेगुलेटरी अथॉरिटी डेडिकेटेड टू AI। डेवलप करने के बाद कही गई है न्यू रेगुलेटरी अथॉरिटी को जो कि डेडिकेटेड हो AI के लिए। ये इंश्योर करेगा कि जो टेक्नोलॉजी जिसको कि डेवलप किया जा रहा है ये बेनिफिट करे सोसाइटी को और अवॉइड करे कैटास्ट्रोफिक आउटकम्स को। इससे क्या कंक्लूजन निकाल सकता है कि AI जो है उसका पोटेंशियल है कि वो सॉल्व कर सकता है बहुत सारे वर्ल्ड के प्रॉब्लम को, लेकिन ये एक सिल्वर बुलेट सॉल्यूशन नहीं है। इसको इम्प्लीमेंट करना होगा रिस्पॉन्सिबली और इथिकली, ताकि जो इसका आउटकम्स है वो पॉजिटिव हो, नहीं तो नेगेटिव भी हो सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है bitumen from Earth. Ministry of Road Transport and Highways stated that making bitumen used for laying road from agriculture waste like rust can save up to ₹30,000 crore annually in import bill. जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे उन्होंने बताया है कि अगर बिटुमेन को तैयार किया जाए जिसका उपयोग होता है रोड बनाने के लिए एग्रीकल्चर वेस्ट से, जैसे कि राइस हस्क हो गया, इसके कारण 30,000 करोड़ एनुअली इंपोर्टेड बिल के बजट हो सकती है। Bitumen is a thick, low-grade crude oil that is generally composed of asphaltene resin and is the main fossil fuel component of oil sand. Bitumen is known for its waterproofing and adhesive property. Bitumen जो है ये एक थिक लो ग्रेड क्रूड ऑयल है जिसको जनरली कंपोज करता है जो एस्फेल्टिन रेजिन को, और ये मेन फॉसिल फ्यूल कंपोनेंट है ऑयल सैंड का। बिटुमेन को जाना जाता है इसके वाटरप्रूफिंग और एडहेसिव प्रॉपर्टी के कारण, जिस कारण इसका उपयोग होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ब्लेंडेड फाइनेंस। हम जानेंगे ब्लेंडेड फाइनेंस के बारे में, फिर इसका क्या सिग्निफिकेंस है सब समझेंगे। Blended finance is a financing mechanism that combines public, private and philanthropic fund to support social and environmental projects. जो blended finance है जैसा कि इसका नाम है, ये एक फाइनेंसिंग मैकेनिज्म है जो कि कंबाइन करता है पब्लिक, प्राइवेट और फिलैंथ्रोपिक फंड को, ताकि सपोर्ट किया जा सके सोशल और एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट को। सिग्निफिकेंस इसका क्या है? Blended finance can help attract private capital to projects that are otherwise difficult to finance, project related to fulfillment of sustainable development goal and help achieve social and environmental objective while generating financial return for investor. जो ब्लेंडेड फाइनेंस है ये मदद करता है अट्रैक्ट करने में प्राइवेट कैपिटल को प्रोजेक्ट के लिए जो कि अदरवाइज डिफिकल्ट होता फाइनेंस कर पाना, जैसे कि आपका प्रोजेक्ट जो कि रिलेटेड है फुलफिल करने के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को, और ये मदद करता है अचीव करने में सोशल और इन्वायरमेंटल ऑब्जेक्टिव को, साथ साथ जनरेट करता है फाइनेंशियल रिटर्न को इन्वेस्टर के लिए। एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं सस्टेनेबल एक्सेस टू मार्केट एंड रिसोर्स फॉर इनोवेटिव डिलीवरी ऑफ हेल्थ केयर समरिट इज अ ब्लेंडेड फाइनेंसिंग एंटिटी दैट मोबिलाइज अ कैपिटल पूल ऑफ $300 million to offer grant and debt financing provision to healthcare enterprises and innovators during COVID-19 pandemic. जैसे कि आपका समरीड हो गया सस्टेनेबल एक्सेस टू मार्केट एंड रिसोर्स फॉर इनोवेटिव डिलीवरी ऑफ हेल्थ केयर, ये एक ब्लेंडेड फाइनेंसिंग एंटिटी है जो कि मोबिलाइज करता है कैपिटल पूल को $300 million का। ये ऑफर करता है ग्रांट और डेब्ट फाइनेंसिंग प्रोविजन को हेल्थ केयर इंटरप्राइजेस के लिए और इनोवेटर के लिए कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान। दिस स्कीम वाज लॉन्च बाय द इंडियन गवर्नमेंट, USAID, रॉकफेलर फाउंडेशन एक्सेट्रा। और ये जो स्कीम था इसको लॉन्च किया गया था इंडियन गवर्नमेंट, USAID, रॉकफेलर फाउंडेशन, इन सबके द्वारा मिलकर। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।
These are our social media links. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.